चलिए, जो सब इंस्पेक्टर का अभी फिजिकल दे के आए हैं और जिनको ऐसा लग रहा है कि अभी फिजिकल क्लियर हो रहा है और उनके कम से कम कट ऑफ के लिए इतने मार्क्स हैं कि वो इंटरव्यू के लिए पोल कर लिए जाएंगे। अब स्टूडेंट के भी ये डिलेमा ये है कि यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि अगर रिटर्न की बात होती है तब तो आप अपने सब्जेक्ट उठा के शुरू कर देते हो, यार मुझे शॉर्ट नोट्स पढ़ना है या PYQ लगाने हैं। इंटरव्यू थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है नए स्टूडेंट के लिए। जिन्होंने देखो पहले दे रखे हैं उनको तो फिर वो बहुत नॉर्मल लगने लग जाता है। पहली बार किसी को फेस करना, अपने दिमाग को कम से कम इतना एक्टिव रखना कि वो जो क्वेश्चन पूछे उनके सही बैलेंस उत्तर देना। प्रोसेस तो बहुत सिंपल है पर इसको चलना स्टेप बाय स्टेप पड़ता है आपको। तो इंडियन एजुकेटर से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और मुझे तो देखो पर्सनली तो ऐसा लगता, हो सकता है कि मैं गलत ही हूँ, अभी सब इंस्पेक्टर के जो भी बच्चे भी क्लियर करेंगे इंटरव्यू के लिए या एटलीस्ट फिजिकल दे के आए, मुझे पर्सनली ऐसा कोई नहीं लगा जिसने मेरे से हिंदी नहीं पढ़ी हो या हिंदी की अपनी क्लास इंडियन एजुकेटर से नहीं देखी हो। खैर मुद्दा वो नहीं है अभी कि किसने क्लास देखी किसने नहीं देखी। आप ये ट्रेनिंग एकेडमी में जाएंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि इंडियन एजुकेटर के आपको कितने सारे सब इंस्पेक्टर साथ में ट्रेनिंग करते हुए मिलेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए थे हमसे पहले हिंदी की क्लासेस में या GK की क्लासेस में या RS वाले कुछ बच्चे या EO वाले कुछ बच्चे, अब सीकर में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल होता नहीं है। अगर कोई बच्चा जयपुर है जोधपुर है तब तो कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूट जो हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। सीकर में थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, यहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं वो इंटरव्यू देने वहाँ तो देखो जा नहीं सकते रेगुलर, या एटलीस्ट क्लास नहीं कर पाते हैं। तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम लॉन्च करने का सोचा है। अच्छा, इसमें हम क्या क्या करेंगे और आपको भी क्या करना है। सबसे पहले तो आप अगर अभी से चाहें तो अभी क्या प्रिपेयर करें। 4-5 चरण में इंटरव्यू के प्रोसेस को हम 4-5 कैटेगरीज में समझ सकते हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि आप सेल्फ तैयार करें। सेल्फ का मतलब अपने बेसिक को तैयार करें, खुद का इंट्रोडक्शन तैयार कर लें। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ये पूछे नहीं जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी पूछी नहीं जाएगी। फिर भी स्टेप से चलने के लिए हम कदम क्यों लाएंगे। तो आपका खुद का जो इंट्रोडक्शन है, अभी यहीं से आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा मैं यहाँ से शुरू करूँ। आप अपना इंट्रो तैयार कर ले। अब ये तो आपको यहाँ सिखाया ही जाएगा कि इंट्रो कैसे देना चाहिए आपको। वो कई बार ऐसा बोल देते हैं कि आपका नाम और जिला बताए बिना आपका इंट्रोडक्शन दो आप, तब थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरा, इसका जो वर्गी, अब इसमें आप अपने बारे में, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिले के बारे में, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, उनके समाधान के बारे में। आपका क्षेत्र बहुत ऐतिहासिक है, जैसे कोई तनोट माता क्षेत्र से आता है तो फिर वहाँ का सांस्कृतिक क्या महत्व है, धार्मिक क्या महत्व है। सीकर के खाटू श्याम जी क्षेत्र से कोई आता तो पर्यटन के लिए फिर रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या होता है, उस मंदिर के बारे में, कोई मस्जिद के बारे में, बहुत ऐतिहासिक स्थल। कोई उदयपुर वाटी क्षेत्र से आता तो लोहारगल जैसी जगह के बारे में जो बहुत फेमस है। कोई पिलानी क्षेत्र से आता है तो वहाँ पे बीट्स के बारे में, पिलानी, कोपर, खेतड़ी, सिंघाना, इन क्षेत्रों से आता है तो पर्टिकुलर बात, बहुत प्रसिद्ध चीजें होंगी आपके क्षेत्र में। तो आपको इंट्रोडक्शन में तैयार करना 2 डायरी या 1 डायरी तो एटलीस्ट रखनी है आपको। एक अच्छी डायरी अभी से ले लें आप, उसमें आपके नाम से शुरुआत कर दे। पूछा नहीं जाएगा, वापस बोलता हूँ, नाम वगैरह आपको, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, पर्सनल आइडेंटिटीज वो आपकी नहीं पूछी जाएगी। फिर भी ठीक है, क्या पता रेयर केस में कोई भी आपको ऐसे पूछ ले कि अच्छा ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपका नाम निकल गया, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर आपको, आपने कहा कि मान लो मेरा नाम कमल है, तो फिर वो पूछ लेंगे भाई कमल के 2 पर्यायवाची बताओ, फिर आपके नाम के नहीं पूछा जाएगा, बताने के लिए बता रहा हूँ। तो आपका इंट्रोडक्शन और आपकी लोकेलिटी, क्षेत्र के बारे में आपको तैयार करना। एक तो आपका ये पोर्शन है जो अभी से आप एक डायरी में मेंटेन कर ले, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ये अलग से सेगमेंट रखा है।
किसने ग्रेजुएशन किया है, किसने मास्टर किया है। तो जिसने ग्रेजुएशन किया वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे थोड़ा सा तो देखो उसको आना चाहिए। कोई कहे कि सर मैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य में मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको पूछ लिया कि भाई छायावादी कवि कौन कौन से थे, उनके नाम बताए, या पूछ लिया कि रंगभूमि किसका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, या पूछ लिया जाए कि भाई आप नाच साहित्य के बारे में कुछ जानते हैं क्या, तो थोड़ा तो बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। दिन रात बराबर क्यों होते, कोई कहेगी सर मैंने ज्योग्राफी से किया है, तो फिर आपको पता होना चाहिए भाई ऐसा। पृथ्वी कितना झुकी हुई है, क्यों झुकी है, उसका प्रभाव क्या है, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं निकाल दूंगा इस इन सब्जेक्ट के। कोई इंग्लिश लिटरेचर का है तो पूछ लेंगे कि भाई 7 स्टेजेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी एक प्रसिद्ध पोइम है। आप थोड़ा सा शेक्सपियर के बारे में या फिर जॉन डन के बारे में बताएं, हैमिल्टन के बारे में आप क्या जानते हैं थोड़ा सा बताएं, तो यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट योर सब्जेक्ट। लाइक अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से किया देन यू हैव टू हैव सम आइडियाज अबाउट इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो, लाइक सम ड्रामाज, पोइट्रीज, इनके बारे में। कोई कहे कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस से मैंने मास्टर डिग्री किया, तो फिर वो पूछेंगे कि जाओ प्रस्तावना सुनाओ जरा, ऐसा पूछे जाते हैं। मूल कर्तव्य बताओ लाइन से। अब आपको ये कुछ मगअप करने रटने, देखो इन चीज़ों को वो मैं याद करवा दूंगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर किसी का मास्टर डिग्री है, जैसे किसी ने एमए किया है हिस्ट्री से, तो फिर उसको हिस्ट्री पर थोड़ी अच्छी कमांड से सवाल आना ही चाहिए। वो पूछ लेंगे कि मिडाइवल, मॉडर्न और एंशिएंट जो 3 आप इतिहास के भाग पढ़ते हैं, ये किस आधार पर बंटे हैं, ऐसे ही तो नहीं बांट दिए होंगे, क्या कारण रहे होंगे कि 3 डिवीजन है। समझ में आ गई बात। तो अगला आपका सेक्शन होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसको आप अभी छोड़ दें। मैं क्लास करवाऊंगा आपको यहाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। आप जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी बैकग्राउंड के हैं, आप लिटरेचर इंग्लिश के हैं तो आपकी क्लास में लूंगा, आप हिस्ट्री से तो भी आपकी मैं क्लास लूंगा, पॉलिटी से तो भी लूंगा, हिंदी साहित्य से तो भी लूंगा मैं आपकी, आप साइंस बैकग्राउंड के तो भी आपकी क्लास लूंगा कि उस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन से कोर एरियाज है जिनको हमें फोकस करना है, इस प्रकार से। थर्ड जो सेक्शन आपको प्रिपेयर करना, वो करना करंट इश्यूज पर। शुरू में तो इंटरव्यू जो होंगे, इस बात को याद रखना, वो इस बेस पर चलेंगे। फिर थोड़े दिन बाद में इंटरव्यू शिफ्ट हो जाता है करंट अफेयर्स पर। करंट के इश्यूज आपको याद रखने हैं कि जैसे मान लो अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेज का मुद्दा है कि जजेज की संख्या बढ़ाई है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि धन विधेयक के माध्यम से संख्या क्यों बढ़ा दी, धन विधेयक होता क्या है, पासिंग की प्रोसीजर क्या होती है, इसकी आपको याद होना चाहिए। यूनिवर्सिटी चुनाव का मुद्दा चल रहा है कि लिंग 2 कमेटी ने क्या सिफारिश करी थी, ये लिंग 2 कमेटी किससे जुड़ी हुई है, तो ये आपको, तो करंट अफेयर्स के जो जो इश्यू आएंगे वो आपको मैं तैयार करवा दूंगा। और ज़्यादा नहीं होते, 1 महीने के 10 इश्यू तो मैक्सिमम होते हैं जो पूछने लायक होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मेट्रो के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, समझौता जो हरियाणा के साथ में भी आपने किया उसके बारे में पूछा जा सकता है, एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर जो किया पूछा जा सकता है। बट 10 एक इश्यू होते हैं पूरे महीने के जो आपसे तैयार करने, पुराने नहीं तैयार करने आपको। जैसे इंटरव्यू आपका 3 महीने 2 महीने बाद होगा, तो आज से इश्यू हम करना शुरू कर देंगे। अगली बात, चौथा जो सेगमेंट होता है वो होता है सिचुएशनल क्वेश्चन का। सिचुएशनल का मतलब परिस्थिति जन्य। ये सवाल होते हैं, इनके कोई जवाब वैसे नहीं होते और वैसे फिक्स जवाब होते हैं कि क्षेत्र में दंगा भड़क गया, आप ऐसे टाइम में क्या स्टेप लेंगे, आपके सामने एक रेपिस्ट है जिसने रेप किया है, आप उसका पीछा कर रहे हैं, बहुत कम डिस्टेंस है कि वो दूसरे स्टेट की सीमा में चला जाएगा, तो क्या आपके पास ऑप्शन है गोली मारने का, छोड़ देने का, क्या करेंगे ऐसे टाइम में, वो सिचुएशन होती है। तो फिक्स उत्तर है उनके, वो आपको बता देंगे कि ये सिचुएशनल मतलब परिस्थिति के हिसाब से क्वेश्चन तय होंगे कि सिचुएशन कैसे तय, सिचुएशन तय करेगी और उसी हिसाब से उत्तर देना है। और असल इंटरव्यू यही होगा आपका, ये आपको ध्यान रखना। करंट अफेयर्स का कोई मुद्दा आपने बता भी दिया तो कोई तीर नहीं मार लिया। ये सिचुएशनल अगर आपने उल्टा सीधा बोल दिया सर गोली मार दूंगा ऐसे रेपिस्ट को, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बताएंगे उस पर। 1 2 3 4 5वां जो सेगमेंट है आपका वो है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब आप पुलिस से जुड़े हुए कि थानेदार ही क्यों, पुलिस क्यों, पुलिस के सुधार बताओ आप,
तो आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा करप्शन है और है, मैं यही सुधार कर दूंगा। तो फिर बोलेंगे इसका मतलब तो पहले वाले तो बेवकूफ़ ही थे जितने थानेदार बने, थानेदार तो केवल आप ही बन रहे हैं जो पूरे इतने सुधार कर डालोगे। तो आपको ये सारे के सारे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई चीज़ें आपको डिस्कशन में रखनी है, ये याद करनी है। 1 2 3 4 5 इसके हिस्से हो गए, समझ में आ गया। एक कैटेगरी में और बना देता हूं अदर के नाम की। इसमें अन्य कैटेगरी में हम याद रख लेंगे आपकी हॉबीज के बारे में, कोई हॉबी पूछ ले, कुछ आपकी 5 अच्छाइयाँ 5 कमजोरियां। फिक्स से सवाल होंगे, देखो इंटरव्यू में आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है। इंटरव्यू डिपेंड करेगा कि आप कैसे आंसर दे रहे हैं, उसी से एग्जामिनर क्वेश्चन तैयार करके नहीं लाता। कभी भी इंटरव्यू लेने वाला कैसे क्वेश्चन तैयार करके लाएगा, आप जैसा बताएंगे फिर उसी पर आपके शुरू हो जाएंगे सवाल। इस बात को ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कैटेगरीज हैं आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए। अब ये आपको क्लियरिटी आ गई इतनी देर में कि अच्छा यार ऐसे हम तैयार कर सकते हैं चीज़ों को। इस सबसे पहले सेल्फ, आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आपका क्षेत्र, जिला, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कहाँ से स्कूलिंग, कहाँ से कॉलेज किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, आपके एरिया के आपके डिस्ट्रिक्ट की कुछ समस्याएं क्या क्या हैं, ऐतिहासिक महत्व क्या है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपका क्षेत्र कोई नेशनल लेवल पर है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या इशू, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको अपने सब्जेक्ट हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी ने 5 साल 10 साल पहले ग्रेजुएशन किया था फिर आर्मी में चला गया, अब वो बोल रहा है कि सर मुझे हिस्ट्री तो याद ही नहीं है, मैं तो उस टाइम प्राइवेट किया था। जरूरत नहीं है, आपको फौज के सवाल ही पूछे जाएंगे मैक्सिमम। आपको इन चीज़ों पर नहीं, या तो करंट आपको और फिर आपकी आर्मी के बारे में सवाल, या फिर एटलीस्ट डिफेंस से जुड़े हुए सवाल। किसी ने मास्टर डिग्री किया हुआ तो फिर मास्टर के सब्जेक्ट, फिर ग्रेजुएशन वाले चाहे आप कम कर सकते हैं। सिचुएशनल, परिस्थिति जन्य क्वेश्चन आप फिक्स से 20-30 सवाल होंगे जिनको तैयार करवा देंगे। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए सवाल, बीएनएस क्या है, बीएनएसएस क्या है, क्यों लेकर आए, 1861 वाले को क्यों रिप्लेस किया, कम्युनिटी पुलिसिंग का भी नया प्रावधान किया है, 0 FIR क्या है, ये सारे यहाँ पे देखेंगे। और अदर में कुछ और सवाल बचेंगे ओपन कर लेंगे। बहरहाल अभी एक डिलेमा आपके दूर हो गया होगा कि नेक्स्ट क्या, तो आपकी ये डिलेमा दूर हो गया, व्हाट टू डू, व्हाट इज नेक्स्ट एक्चुअली। तो नेक्स्ट क्या होगा, आज से तो आपका ये काम शुरू हो जाएगा। एक अच्छी डायरी लेकर, टाइम नहीं खराब करना है, एक अच्छी डायरी रखें, उस डायरी में नोट डाउन करते रहें आप चीज़ों को। आप ये चीज़ें लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं कि हाँ भाई ये इतनी चीज़ है, ये मैं प्रिपेयर करनी है, ये मैं तैयार करनी है। इसके बाद आपकी इंडियन एजुकेटर से हम जो लोग जुड़े हुए हैं भाई, कई सारे आपको SDM, डिप्टी तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर जो जुड़े हुए हैं इंडियन एजुकेटर से, साथी हम लोग आपकी क्या मदद करेंगे। पहली हेल्प आपकी ये होगी कि पूरे महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि अब बताओ सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ और अभी हाल ही में सबसे लंबी ट्रेन कौन सी चलाई गई, वो नहीं। करंट अफेयर्स मतलब इश्यूज, मुद्दे। और ये मुद्दों की समझ आपको, ये मैं पर्सनली मैं खुद करवाऊंगा, तो ये मुद्दों की समझ आपको बहुत बेहतर तरीके से करवा दूंगा। तो एक तो ये हेल्प हो जाएगी। इसके लिए आपकी क्लासेस लगाएंगे, जैसे वीक में 2 क्लास आपकी हो गई, वो बहुत स्ट्रेस वाली क्लास नहीं, बहुत जॉयफुल वाली क्लास। सारे लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर लेंगे, कुछ चीज़ें मैं समझा दूंगा, कुछ आपको समझ में आ जाएगी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे आपका एक ग्रुप बन जाएगा, तो आप और सारी सहूलियत हो जाएगी। दूसरा, कुछ आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लास वहाँ, ऐसा नहीं कोई फिजिक्स से MSc है तो फिर उसको पूरी फिजिक्स अभी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, थर्मोडायनेमिक्स क्या, नहीं। इसमें ये 10 और 15 ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट छांट लेंगे कि ये पूछे, एग्जामिनर पूछे तो। जैसे मान लो आप पहली बार किसी से मिलते हो तो ज्यादा संभावना क्या है कि आपको नाम पूछे, वो फिर क्या करते हो ये पूछे, ऐसी संभावनाएं बनती है। तो ठीक ऐसा ही मान लो कोई ये कहे कि भाई
हिंदी साहित्य की बात करूं तो वो मुंशी प्रेमचंद नहीं पूछे, ऐसी संभावना कम है वो पूछे, ऐसी आपको सवाल पूछे। अगर आप राजस्थान के इतिहास में आपको कि सर मैंने तो ये किया इसमें पर्टिकुलर, तो फिर आपको जैसे महाराणा प्रताप है, सांगा है, पृथ्वीराज चौहान है, इनके बारे में पूछने की संभावना थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। तो इनके कुछ 15-20 जो पॉइंट है, जैसे पॉलिटी को कोई कहे तो वो पक्की संभावना कि आपको प्रस्तावना, मूल अधिकार, कर्तव्य, वो आपको, या फिर न्यायिक सुधार आपको पूछे। वो ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में आप बताओ कि कितनी अवधि के लिए जारी किया जाता, वो संभावना कम है। पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर नहीं उसका उत्तर दो तो भी बड़ी बात नहीं है कि सर सॉरी मैं इस फैक्ट को अभी थोड़ा सा मेरे दिमाग में नहीं है, मैं जाके देख लूंगा। ये आंसर देने का भी तरीका होना चाहिए कि आपको सवाल नहीं आ रहा तो एक तो सर पता नहीं है, एक होगी सॉरी सर मैंने पढ़ा तो था पर अभी मैं भूल गया। इसे टाइम भी लंबा खींचेगा ना तो थोड़ा ठीक रहेगा। सर सॉरी मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा तो था अभी भूल रहा हूँ सर, मैं जाके जरूर पढ़ूंगा। ये एग्जामिनर को बोलना है, इंटरव्यू बोर्ड वाले को, सर जाके पढ़ूंगा, तो उसको ये समझ में आता है कि लड़का सीरियस है। अब ये थोड़ी कहोगी सर मैं तो आज किताबें फेंक के आया हूँ, अब जीवन में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, थानेदार बन जाऊंगा तो। अच्छा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे तो हालांकि हम इंटरव्यू की क्लास में पूरा डिस्कशन करेंगे, आपको बहुत सारे सवाल बताऊंगा। जैसे कई बार ऐसा पूछ लेते हैं अगर ऐसा ही नहीं हुआ तो फिर कुछ बच्चे कहते सर मैंने बीएड कर रखा, टीचर की मैं तैयारी कर लूंगा। कुछ कहते सर मैंने अभी सीईटी की परीक्षा भी दे रखी है। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना कि सर कभी भी गाड़ी चलाते टाइम हॉस्पिटल की पर्ची जेब में रख के थोड़ी चलते हैं। थोड़ा सा ये फिल्म में हो जाएगा, पर हाँ कि सर ऐसा थोड़ी है कि वो गाड़ी चलाते टाइम ये हम ध्यान में रखते हैं कि मेरा अगर एक्सीडेंट होता है तो मैं इस हॉस्पिटल में चला जाऊंगा। सर मैंने सोचा ही नहीं है, मेरा हो ही जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, फिजिकली मेरा बहुत अच्छा हुआ है सर, मैंने रिटर्न की तैयारी बहुत अच्छी करी है और मेरा सर हो जाएगा, मैंने अभी इसके लिए कोई प्लान सोचा नहीं है। तो फिर उनको भी तो लगता है ना कि हाँ भाई डिजर्विंग कैंडिडेट है। जैसे यूपीएससी अब आईएएस की एग्जाम देते हैं तो वो प्रेफरेंस भरवाते हैं, तो पहले नंबर पर 99% आईएएस भरते हैं, 0.9 जो बच गया, मान लो 1% बचा, पर उसका फिर भरते हैं आईएफएस। कुछ लोग पहली प्रेफरेंस आईएफएस भरते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, बाकी 99% लोग भरते हैं आईएएस। तो ऐसा बताते हैं कि जिसने पहली प्रेफरेंस आईपीएस भर दी है उसको इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आने की संभावना होती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जुनूनी आदमी है, काम करेगा, इसलिए आईपीएस ले रहा है। समझ में आ गया ना? अभी ऐसा आप आरपीएस भी करके देखेंगे तब भी आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिलेंगे एसडीएम के बजाय। हालांकि करना नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो एसडीएम एसडीएम ही होता है, आरपीएस आरपीएस ही होता है, आईएएस आईएएस ही होता है। आईपीएस और आईएएस शुरू शुरू में तो नजदीक लगते हैं आपको जब रिजल्ट आके ट्रेनिंग में जाते हैं, पर 10 साल बाद इनका डिफरेंस देखते हैं तब आईएएस बहुत ताकतवर हो जाता है, आईपीएस बहुत कमजोर पड़ जाता है उसके सामने। तो इसलिए बहरहाल इंटरव्यू में अगर कोई आईपीएस पहले चॉइस भरता है तब उसको नंबर की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो मेरा समझाने का मुद्दा यह है कि इंटरव्यू में बहुत ढुलमुल से नहीं रहना है, बहुत कुछ चीजों को लेकर बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। सर मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, मेरा हो जाएगा सर, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, मेरा रिटर्न बहुत अच्छा हुआ है, और सर मेरा तो मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, मैं सर इसकी पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, हो गया। ये सारी क्लास में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, आपकी मैं क्लास लगवाऊंगा, वीक में 2 दिन तो ऐसी क्लास होगी ही होगी। अच्छा तीसरा आपकी क्या मदद करेंगे, पहली मदद ये होगी, दूसरी क्लासेस की होगी, तीसरी आपको टाइम टाइम पे हम कुछ जूम सेशंस लेंगे, जिसमें कभी किसी आईएएस को जोड़ लिया, कभी किसी एसडीएम को जोड़ लिया, कभी किसी आरपीएस को जोड़ लिया, कभी किसी को सब इंस्पेक्टर को, कभी किसी प्रोफेसर को, कभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को। ये जूम मीटिंग हम कर लेंगे, जैसे ऐसा रेगुलर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर हाँ अपने को लगेगा कि अभी एक जूम मीटिंग कर लेनी चाहिए कि कुछ जैसे पुलिस को लेकर आपको है कि सर पुलिस को लेकर कोई एसपी आईपीएस कोई हमें कुछ चीजों की रिप्लाई अच्छे दे दे कि पुलिस को लेकर क्या क्या सवाल आ सकते हैं, तो ऐसे में हम उनकी मदद लेंगे। हमें लगता है कि सर मैं तो बोटनी पृष्ठभूमि से, मुझे कोई बोटनी का प्रोफेसर मिल जाए तो वो मुझे कुछ चीजें बता पाए तो कोई बात नहीं, वो मदद हो जाएगी। क्योंकि मुझे एसएचओ बनना है सर, कोई एसएचओ अगर सब इंस्पेक्टर कोई गाइड कर दे, मुझे सीआई कोई गाइड कर दे, तो वो मिलेंगे तैयार आपको, सारे जूम में रहेंगे।
तो तीसरी ये मदद हो जाएगी। अच्छा, चौथी हेल्प क्या होगी इसमें? चौथी सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प है मॉक इंटरव्यूज की। मॉक इंटरव्यू, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि गाड़ी चलाना कैसे चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए आपको कोई सिखाता रहे केवल बोल बोल के कि सबसे पहले गाड़ी में बैठना है, फिर आपको क्लच प्रेस करना है, फिर आपको स्लिप लगाना है, हैंड ब्रेक डाउन करना है, गियर लगाना है, सीखोगे नहीं कभी। कब सीखोगे? जब खुद उस सीट पे जाओगे। इसका मतलब जब तक आप मॉक इंटरव्यूज 2-5 नहीं दे लेंगे तब तक आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो अगला चौथा हम ये आपकी मदद करेंगे मॉक इंटरव्यू की। तो पहली हेल्प होगी आपकी करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होंगे वो मुद्दे मैं आपसे डिस्कशन में लूंगा अच्छे से। चाहे एक क्लास में 2 ही मुद्दे हों पर उन मुद्दों पर आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिएगी अच्छे से। कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, फिजिक्स में क्या 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री के क्या पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं। तीसरा, टाइम पे कुछ जूम मीटिंग्स हम करेंगे। और अंतिम है आपके मॉक इंटरव्यूज लेना। मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे। ये आपको आरएस में भी बहुत मदद देगा जब आप आगे आरएस का इंटरव्यू देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देंगे, क्योंकि इंटरव्यू का प्रोसेस सेम ही होता है। साथ में अभी थोड़े दिन में जब रिजल्ट आपका आएगा उसके बाद में आपसे डेफ भरवाया जाएगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे ज्यादा तनाव उस दिन आएगा आपकी कि डेफ कैसे भरूं, कि डेफ में गलती हो गई, गड़बड़ हो जाएगी। डेफ से ही पूरा इंटरव्यू डिसाइड होता है। आपको यहाँ पे लाइव वो डेफ का एक एक बिंदु खोल के आपको मैं भरवा दूंगा, क्या भरना है, क्या लिखना है, इस पॉइंट में क्या लिखना है, कहाँ क्रॉस लगाना है। वो एक मोटी सी किताब सी होगी, ऐसा मान लो कई सारे पेज की, 20-30 पेज का डेफ। उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे लाइव करके और आपको भरवा देंगे। एक अपने ही चैनल पर SDM आशीष जी लिखेंगे, SDM आशीष सर डेफ, उन्होंने डेफ बता भी रखा आरएस के लिए, और मैं नए को दोबारा मैं भी बता दूंगा। तो डेफ भरने से लेकर इंटरव्यू के हॉल में एंटर होने से लेकर, वेटिंग एरिया से लेकर, इंटरव्यू क्लासरूम में एंटर होने से लेकर, इंटरव्यू देने से बाहर आने तक का आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताएंगे प्रैक्टिकली, और कर भी देंगे। ये इंटरव्यू के लिए आपको करना। तो अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक तो आप लोग क्या करेंगे, आपको बता दिया मैंने, आप इस पर काम करना शुरू कर देंगे आज से। और फिर कोई दिक्कत आएगी तो मैं और लाइव आके आपसे, जैसे जिन बच्चों को हम ग्रुप में जोड़ेंगे उन्हीं की फिर लाइव क्लास हम कर लेंगे, तब आपको और डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आप लोगों को देखो करना क्या है। पहले हमने डिसाइड किया था कि ये प्रोग्राम हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखेंगे, इसका कोई चार्ज नहीं करेंगे। पर फ्री ऑफ कॉस्ट में एक प्रॉब्लम आती है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं या और नहीं आते, वो केवल और केवल ऐसे प्रैक्टिकल करने के लिए आ जाते हैं कि चलो यार ये तो ग्रुप इन्होंने किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, अनावश्यक फिर मैसेज करना, ये डिस्टर्ब करना और करना, ठीक है। तो एक तो ये जो सीरियस नहीं। दूसरा, फ्री की जो चीज होती है उसकी थोड़ी सी वैल्यू भी कम हो जाती है ऐसा करके, यार ठीक है फ्री तो है, पता नहीं क्या ही होगा, कमजोर मामला होगा इसलिए फ्री कर रहे हैं ऐसा करके, तो आप सीरियस नहीं लेते हो। इसलिए प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में यही तो अंतर है। प्राइवेट स्कूल में बहुत हाई फाई पैसा लगता है, तो गार्जियन भी अवेयर हो जाता है कि तुम्हारी फीस दे रहे हैं 1 लाख रुपए साल की, पढ़ना पड़ेगा बेटा। सरकारी में बोले लग क्या रहा है, रोटी भी अगले की खा के आ रहा है, पढ़ेगा तो ठीक है वरना बोले अपना क्या जा रहा है। तो वहां वो दिन का हिसाब लगाता है, पर डे का, प्राइवेट में। अरे यार ये आज की इसकी स्कूल बस का खर्चा, कॉपी किताब ड्रेस, फीस का खर्चा, ये यार 5,000 रुपये महीने का, 7,000 रुपये महीने का लग रहा है, तो आज 150 रुपये 200 रुपये इस बच्चे पर खर्च हो गए आज के दिन के। तो 200 का क्या सीख के आया है। तो घर वाले बहुत अवेयर रहते हैं, बच्चा खुद भी इस बात को समझता है कि मेरी बहुत हाई फाई फीस लगती है। और कम से कम घर वाले जिस दिन सुताई करते हैं उस दिन ये बात भी बोल देते हैं कि इतनी फीस भर रहे हैं तुम्हारी। सरकारी वाले अरे फ्री तो है, रोटी भी अगले की खा के आ रहा है, एक टाइम तो रोटी भी वहीं खा के आ रहा है, ना ड्रेस का पैसा, ना किताबों का पैसा, ना, तो सीरियस लेते ही नहीं है कभी। दूसरी बात, जो मैंने यूट्यूब पे पॉलिटी पढ़ाई है वैसी मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो यूपीएससी लेवल की मैंने पढ़ाई है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। उसको देखते हैं 2000 लोग और कोर्स में है 3800 लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूट्यूब पे फ्री पढ़ा उसका थोड़ी सी वैल्यू थोड़ी कम करते हैं। इसलिए बहुत एक मिनिमम सा चार्ज इसका 1500 रुपये, जो भी
डिसाइड होगा, वो हम एक बहुत मिनिमम चार्ज रखेंगे। तीसरा, आपको जो टेलीग्राम है, इंडियन एजुकेटर वाला टेलीग्राम चैनल, नीचे वो पिन किया हुआ मिल जाएगा, उस पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर देना आपको। हमारे पास डिटेल भी होनी चाहिए आपकी, कितने बच्चे हैं, हमें किस प्रकार का अरेंजमेंट करना है, क्लासेस कैसे हमें चलानी है, कुछ और है। तो एक आपको गूगल फॉर्म आएगा, उस गूगल फॉर्म को आपको भर देना है। और चौथी बात, व्हाट्सएप पे एक नंबर देंगे आपको, अभी उस नंबर पे आप हेलो लिखेंगे कि सर मेरा ये एडमिट कार्ड है या एटलीस्ट ये रोल नंबर है, उसके बाद हम ग्रुप में जोड़ेंगे, क्योंकि हमें असल में इंटरव्यू गाइडेंस के लिए बहुत जरूरत नहीं है, 20-30 बच्चों के करवा ली तो भी सफल है। अभी आप लोगों को भी थोड़ी सी ज्यादा इस चीज को लेकर क्या है कि सीरियसनेस दिखानी है। तो इस नंबर पे आप हेलो लिख के और अपना नाम, रोल नंबर या फिर अपना एडमिट कार्ड भेज देंगे, तो फिर यहाँ से आपको एक रिप्लाई मिल जाएगा कि आप इस नंबर पे मैसेज डाल दो, या ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उस ग्रुप में आप ऐड होते जाना। जो भी मदद होएगी आपकी, जो भी हेल्प होएगी, हमें ग्रुप में एक कलेक्टिव एफर्ट लगा के अपन सारा मिलके कर लेंगे। इंटरव्यू के लिए आपको 1% भी स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं, इंटरव्यू आपका सबसे बेस्ट करवाएंगे, उसकी चिंता नहीं। फिजिकल में मैंने आप लोगों को बोला था यार, फिजिकल मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि फिजिकल में मैं क्या ही करवा सकता हूँ, रिटर्न अब मेरे हाथ में था तो मैंने कहा कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देंगे, इंटरव्यू अपने हाथ में है, हम बहुत अच्छे से मार्क्स दिला देंगे मेहनत करके। बाकी और कई भ्रांतियां और आएंगी आपके दिमाग में कि इंटरव्यू में तो बहुत सारे जुगाड़ चलते हैं, बहुत सारे जैक चलते हैं, बहुत सारे चेक चलते हैं, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। आजकल पता ही नहीं चलता है, आजकल वो पर्ची निकाली जाती है वहां जाके कि कौन से बोर्ड में आपका इंटरव्यू आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ये हर कुछ ही भ्रमित करके बावला बना रहे हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा ये। जब आप खुद देखकर बाहर आ जाएंगे तब आपको पता लगेगा, अरे यार पता ही नहीं था कौन सा बोर्ड आएगा, वहां तो वो चिट उठानी पड़ी, चिट में लिखा कि आपका ये बोर्ड है, तो फिर कोई कैसे ऐसा कर लेगा। झूठ बोलते सब, मेहनत तो बोलेगी। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, मेहनत नहीं करी है तो चाहे कितना भी बड़ा जैक लगा लें नंबर नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कोई कहे कि मान लो कि सर मैं एमएलए साहब से कहला दूंगा, मैं मंत्री साहब से कहला दूंगा। एक मंत्री के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, एक एमएलए के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आपको झूठ बोलते हैं, हाँ मैंने बोल दिया आरपीएससी में, आरपीएससी में कौन मेंबर आएगा, कौन सा बोर्ड बनेगा, कौन आईपीएस, वहां एक आईपीएस आएगा बोर्ड में, कौन मेंबर बनेंगे, आपको कुछ, किसी को कुछ नहीं पता, सब बेकार की बात है। हमें भी मेहनत करनी है और मेहनत वाले ही निकलते हैं, उनके अलग ही निखार होता है। और जो सेटिंग करके जैक जुगाड़ करके थानादार बने या फिर जो और भर्ती में लगे, उनकी हालत आपने देखी होगी कि क्या हालत होती है लास्ट में। या ईओ लगे थे, पैसे ले लेके 70-70 लाख रुपए, ईओ की परीक्षा पास कर लिया, वो जेल में है, और ईओ वो बन गए जो मेहनत कर रहे थे, दोबारा लग गई एग्जाम। इसलिए मेहनत करनी है। इस नंबर पे आप हेलो लिख के भेज देना। तैयारी में भी डिले मत करना, क्योंकि फास्ट करवाएंगे प्रोसेस, इसलिए भी शुरू आप कर दीजिए रजिस्टर लेकर। तो हम मिलते हैं अपनी कोई नेक्स्ट क्लास में। यूट्यूब पे मैं टाइम टाइम पे गाइड करता रहूंगा, इस ग्रुप में फिर वो लिंक भेज देंगे, जब लाइव लूंगा तब आपके डाउट पूछ लेना आप।